नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। काला धन, आतंकवाद, जाली नोट और भ्रष्टाचार समेत तमाम तस्वीरों पर एक साथ निशाना लगाते हुए सरकार ने बीते साल 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था। इस ऐलान में सरकार के 50 दिनों का रोड मैप बिल्कुल साफ था, लेकिन समय बीतते बीतते तो एक साल बीत गया है। आज आलम यह है कि सरकार काला धन विरोध दिवस के तौर पर नोटबंदी की सालगिरह मना रही है, तो वहीं विपक्ष इसे काला दिवस बता रहा है। यह रिपोर्ट देखिए, फिर नोटबंदी के जश्न और विरोध को समझने की कोशिश करेंगे। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 वक्त रात 8 बजे, यानी ठीक एक साल पहले की ही तो बात है, जब पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद पूरे देश की फिजा बदल गई थी। 1000 और 500 के नोट पराये से हो गए थे। काला धन, आतंकवाद और जाली नोट और भ्रष्टाचार को भस्म करने की कवायद में सरकार ने जिस नोटबंदी का कदम उठाया था, उस नोटबंदी को आज पूरा एक साल हो गया। मैं मानता हूं कि बहुत ही कामयाब फैसला था। इस फैसला लेने के लिए सरकार के नेतृत्व के पास दूरदृष्टि भी चाहिए थी, हिम्मत भी चाहिए थी और एक नैतिक आधार भी चाहिए था। ये एक दिशा में ले जाने वाला निर्णय था, एक डायरेक्शनल डिसीजन था। सरकार की माने तो सरकार अपने मकसद में कामयाब हुई है और कामयाबी के इस कदम पर जश्न है, जलसा है। पीएम ने भी इस मौके पर पैगाम भेजा है। मैं भ्रष्टाचार और काला धन को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई फैसलों का समर्थन करने के लिए भारत की जनता को झुककर प्रणाम करता हूं। नोटबंदी के इस एक साल की सब अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। विरोध की मशाल जलाए विपक्ष ब्लैक डे मना रहा है। राहुल गांधी ने तो नोटबंदी की सालगिरह पर शायरी से समंदर उड़ेला है। जीएसटी ने और नोटबंदी ने इनको खत्म कर दिया है, टांग तोड़ दी है। उनके शब्द हैं, टांग तोड़ दी है। 5 लेयर्स की जीएसटी नहीं चल सकती है। 18% का कैप कहा था हमने, वो नहीं रखा, उससे नुकसान हो रहा है। सिंपल बात है, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। आप प्रेस वाले हमसे पूछते थे कि आप जीएसटी को इतनी आगे क्यों नहीं बढ़ने रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? ये कारण था। रोजगार, बेरोजगारी, काला धन, सफेद धन, कैशलेस, डिजिटलाइजेशन के तमाम सवालों के बीच ये सवाल आज भी जहां का तहां खड़ा है कि नोटबंदी पास है या फेल। चलिए अब जरा जनता जनार्दन की राय भी जान लेते हैं। मंदी है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी चल रहा, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी व्यवसाय पे भी और हिंदुस्तान के गरीबों पे भी ज़्यादा पड़ा और उसका असर 4-6 महीने तक हम लोगों के बिजनेस पे था। नोटबंदी के वजह से जो हुआ है वो सब ठीक है, कोई हर्जा नहीं है और नोटबंदी का बहुत सुधार आया है। तो हम लोग तो कमाते हैं, खाते हैं, रोज माल बेचते हैं। हम लोग को कोई सूचना नहीं, हम लोग को कोई घबराहट नहीं हुआ, हम लोग का काम बंद नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। बहरहाल नोटबंदी के बाद से अब तक यानी पूरे साल ये सिलसिला पूरी शिद्दत से चला है। सरकार सब कुछ ठीक होने का दावा करती रही है तो विपक्ष उन दावों की खिल्ली उड़ाता रहा। लेकिन एक साल के मौके पर सवाल ये है कि क्या नोटबंदी पर विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है? और सवाल ये भी है कि क्या साल भर बाद सरकार के पास नोटबंदी पर दिखाने के लिए कोई ठोस नतीजे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और आज की महाबहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। तमाम खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता, जगदेव सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे स्टूडियो मौजूद हैं। असीम वकार साहब AIMIM प्रवक्ता मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे और राजेश मिश्र कांग्रेस के नेता भी इस पैनल में मौजूद हैं। अमिताभ जी, मंजूरी को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाता रहा, लेकिन मंजूरी को लेकर हमने जब लोगों की राय जानी तो साफ तौर पर नजर आया किसी का कोई विरोध नहीं था।
हां, असर अच्छा बुरा हुआ, इसमें राय जरूर बटी रही। देखिए, बहुत नाजुक मसले पर आज बहस है। राजनीतिक कोरस क्या है उसको छोड़ दें अगर हम एक पल के लिए, क्योंकि पार्टियों के सामने एक अपनी लाइन लेने की एक व्यवस्था भी होती है। मैं दो तीन थोड़ी अलहदा किस्म की बातें इस मुद्दे पर रखना चाहता हूं बहस के लिए, प्रस्तावना के तौर पर। अगर भारत जैसे बड़े देश की अर्थव्यवस्था व्यवस्थित करनी है, लिखा पढ़ी में उसको लाना है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लाना है, तो मुझे लगता है एक बार ये कड़ा कदम तो उठाना था। हां, इस पर जिरह हो सकती है कि क्या इस कड़े कदम को उठाने से पहले वो सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी जो होनी चाहिए थी। एक दूसरी बड़ी बात, इस बड़े फैसले पर कोई भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से के लिए मुझे लगता है केवल और केवल जो एंड यूजर है, जिस पर जो अंतिम व्यक्ति है, जो भारत की जनता है, उसके स्वर को प्रमुखता दी जानी चाहिए। भाजपा क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि भारत के लोग क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा कदम था जिसने भारत की 97-98% आबादी को तो छू ही लिया होगा। अब वो आबादी क्या कह रही है, ये बड़ा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा, नोटबंदी पर जितना त्याग इस देश ने किया, जितना कष्ट इस देश ने झेला, जिसका आज प्रधानमंत्री ने शुक्रिया कहा, मैं उसमें एक बात जोड़ूंगा इस बहस के लिए। नोटबंदी तब सार्थक होगी इस मुल्क में, चंद्रमोहन जी, जब सड़क बने तो उसमें कमीशन खोरी बंद हो। जी अमिताभ जी। अस्पताल में दवा मिले, स्कूल में बिना कैपिटेशन फीस के दाखिला हो, चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च नहीं करे उम्मीदवार नंबर 2 में। इसके कागज नहीं ला सकता मैं, लेकिन ये ऐसा सच है कि सब जानते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक ये सुधार बहुत जरूरी है, सरकार कोई रहे। ये त्याग तभी फलीभूत होगा, इस त्याग का मैं तभी मानूंगा कि सरकारों ने इसका प्रतिदान दिया जब कम से कम देश में एक ऐसी व्यवस्था आ जाए। भारत के 1.25 करोड़ लोगों ने कड़वी दवा पी ली। बहुत कष्ट के दिन थे, हमने भी देखे। बड़े लोगों को कष्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे भी हुआ और भी लोगों को हुआ। महीनों देश लाइन में लगा रहा। अब कम से कम वो इतनी अपेक्षा जरूर करेगा, ये मुल्क, ये प्रदेश, कि एक साफ सुथरी व्यवस्था उसको मिले। थाने में रिपोर्ट लिखाने का पैसा नहीं लगे, पोस्टमार्टम कराने के लिए रिश्वत नहीं मांगी जाए। ये तमाम जो दैनिक जीवन में भ्रष्टाचार है, इससे मुक्ति का रास्ता, इससे निकलना चाहिए। तब मैं मानूंगा नोटबंदी जैसे कड़वी दवा पीने का कोई सुफल आया सामने। राजेश जी, पार्टियों के लिए मैं एक बात कहूं, फिर आपके पास आऊं। शायद संसदीय लोकतंत्र में सरकार के किसी भी निर्णय पर अंतिम मुहर जनता लगाती है। नोटबंदी के बाद देश के सबसे बड़े राज्य में चुनाव हुआ, उसमें एक जनादेश आया। क्या वह जनादेश नोटबंदी के फैसले को पुष्ट नहीं कर रहा था? मैं बोलूं? जी 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 राजेश जी, मैं बोलूं? जी मैं इस पे बोलूं? देखिए, आप बोलिए भाई। उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट था हाँ मैं बोल रहा हूं, आप सुने। उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट था
वो रिजल्ट एक वेव थी, एक अंडर करेंट था जो उस समय समझ में लोगों को नहीं आ रहा था। लेकिन हम ये कहें कि वो नोटबंदी की वजह से रिजल्ट था, तो मैं समझता हूं कि ये कहना उचित नहीं है। नोटबंदी एक ऐसा इशू था जिसका परिणाम सिर्फ एक साल तक नहीं, आने वाले 10 सालों तक हिंदुस्तान में दिखाई पड़ेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी का असर ये हुआ है कि हमारी जीडीपी धड़ाम से गिर चुकी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हो रहे थे वो डेवलपमेंट रुक गए हैं। एम्प्लॉयमेंट खत्म हो चुका है। जो नौजवान, रेफरेंडम मान जो ले, गरीब, अब तो काफी 1 साल हो गया अभी जी। गुजरात में एक देश को अवसर मिलेगा अपना जनादेश देने का। गुजरात तब कांग्रेस इस पर टिकेगी। बिल्कुल नहीं, आप ये वचन दीजिए कि हाँ हम इस पर टिकेंगे। गुजरात के नतीजे नोटबंदी पर रेफरेंडम होंगे। 1 साल हो तो गया और गुजरात सर्वाधिक व्यावसायिक प्रदेश है। नोटबंदी एक वहां सर्वाधिक प्रभाव पड़ा जी। एक हमारी बात सुन लें। देखिए, ये नोटबंदी सिर्फ आप इसको इलेक्शन से, इसके इलेक्शन के रिजल्ट से ही न देखिए। ये नोटबंदी एक ऐसा इशू है जिस स्टेट में इलेक्शन हो या किसी स्टेट में इलेक्शन ना हो, इसका असर हर जगह पड़ेगा और आने वाले 10 साल तक पड़ेगा। चाहे वो गुजरात का इलेक्शन हो या 2019 के पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, ये सब असर पड़ेगा। राज भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है। जगदेव सिंह जी, यही सवाल थोड़ा अलहदा ढंग से मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जगदेव भाई, संसदीय लोकतंत्र में इसके अलावा कोई थर्मामीटर बना ही नहीं। आप पुराने राजनेता हैं, एक उदाहरण देता हूं। 74 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। जयप्रकाश जी ने क्या कहा छोड़ो, वाजपेयी जी ने क्या कहा छोड़ो, मुरारजी भाई ने क्या कहा छोड़ो, चरण सिंह जी ने क्या कहा छोड़ो। मूल प्रश्न है, 77 में जब चुनाव हुआ तो हिंदी बोलने वाले पूरे भारत ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को खारिज कर दिया। तो हमने कहा कि इस देश को इमरजेंसी मंजूर नहीं हुई, यह फैसला गलत था। सरकारों के बड़े फैसलों पर निर्णय कौन देगा? जगदेव जी, जनता ही देगी ना, कि कोई दूसरा मैकेनिज्म ढूंढा जा सकता है? जनता। ये देखिए, आपकी ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक पार्टियां क्या कहती हैं ये माने नहीं रखता, जनता क्या कहती है ये माने रखता है। और अभी आपने कहा ना कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, पूरा साफ हो गया, लेकिन 2.5 साल बाद वापस भी आ गई। वो भी तो आप देखिए। मैं कह रहा हूं नोटबंदी का फैसला जनता के हित में था, लेकिन जिस तरह से बिना किसी प्रबंधन के जल्दबाजी में लिया गया और बार बार इनको चेंज करना पड़ा, कभी 8 निकालिए कभी 24 निकालिए। और मैं समझता हूं ये लोगों ने उम्मीद की थी, मोदी ने वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, काला धन, उससे काला धन बैंक में जमा हो जाएगा तो 15 लाख रुपया हर एक के खाते में आ जाएगा। यहाँ 1 लाख 2 लाख में लोग तो मर्डर कर देते हैं। 15 लाख की बात है जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं। और चुनाव जो लड़ा गया नोटबंदी के आधार पर नहीं लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का करके। जगदेव जी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको जगदेव भाई, 1 मिनट रुको। अरे भाई, आप तो सीजन पॉलिटिशियन है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहन मायावती जी ने और अखिलेश जी ने हर चुनावी सभा में नोटबंदी को मुद्दा बनाया। कौन कहता है उत्तर प्रदेश में नोटबंदी मुद्दा नहीं था? उत्तर प्रदेश में विपक्ष के द्वारा नोटबंदी सर्वाधिक प्रमुख मुद्दा था जगदेव भाई। और उत्तर प्रदेश का 22 करोड़ में से 22 करोड़ आदमी उस फैसले से प्रभावित हुआ था। फिर उसने एक निर्णय दिया। मैं कह क्या रहा हूं, आप उस निर्णय को तो समझना होगा। ये निर्णय नोटबंदी के स्वागत में नहीं है। ये निर्णय नोटबंदी के स्वागत में नहीं है। ये जनता को जो नोटबंदी के खिलाफ है, नोटबंदी के खिलाफ है। ₹1 आएगा, काला धन आएगा। नहीं, यूपी चुनाव में ये बात नहीं आई थी ना, गलत बात। जनता को मिलेगा। जगदेव जी माफ करिए, यूपी चुनाव में ये बात नहीं थी, ये लोकसभा चुनाव में बात थी ना। तथ्यों को घालमेल नहीं करिए जगदेव सिंह, तथ्यों को घालमेल मत करिए। यूपी विधानसभा चुनाव में 15 लाख का बात नहीं थी। काला धन की बात कही गई, घालमेल मत करिए, वास्तव में देखेगा सीधी सपाट बात रखो भाई। ना
देखिए, सीधी सपाट बात रखो। ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा था, यूपी का नहीं है कि 4 महीने में जगदेव भाई 15 रुकिए लाख नौकरियां गई हैं। अरे रुकिए भाई, नौकरियां गई हैं, परिणाम क्या हुआ उसका? असीम वकार साहब, ठीक है जगदेव सिंह रोकूंगा। असीम वकार साहब, ये जनता ने धोखा दिया है। मैं, आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि मंच से लगने वाले आरोप और अखबार में छपने वाले विज्ञापन, इन दोनों का मैं बहुत महत्व नहीं मानता कभी ना। हमको पता है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मूल प्रश्न आदमी का नुकसान होगा, जनता का, उसकी रोजी जाएगी, नौकरी जाएगी, जीवन बदहाल होगा, तो उसका सबसे पहला कोप भाजन होता है उस समय का सत्तारूढ़ दल। दुनिया का इतिहास बताता है, भारत का इतिहास बताता है। मैंने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण आपातकाल दिया था। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय गांधी चुनाव हार गए, बंसीलाल चुनाव हार गए, विद्याचरण हार गए, ओम मेहता हार गए, पार्टी साफ हो गई। जवाहरलाल की पार्टी जमीन पर आ गई। मुरारजी ने क्या कहा, इससे नहीं आई थी, ये गलतफहमी भी दूर निकालिए। इसलिए आई थी कि जनता ने कष्ट भोगा था, उसके तकलीफ हुई थी हृदय में, उसने निर्णय दिया। राजनीति में इसके अलावा कोई दूसरा पैमाना है क्या वकार भाई? मैंने देखिए अमिताभ जी, सारी बातें आपकी एक तरफ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नोटबंदी को मैं जिस नजर से देखता हूं वो ये है कि एक नादान बच्चे की जिद, एक नादान बच्चे की जिद से ज्यादा इस नोटबंदी को मैं नहीं देखता कि उसने अपनी जिद में सब कर दिया। दूसरी बात सर दूसरी बात, एक डॉक्टर के पास अगर जाएं, एक हट्टे कट्टे तंदुरुस्त पहलवान और कम उम्र नौजवान के खून को निकालकर उसने बाहर रखा और सब फेंक दिया और कहा कि अब जाओ दोबारा से खून बनाओ। तो नोटबंदी मेरी नजर में यही है। हमारे हिंदुस्तान में 70% लोग, 75% मान लीजिए, गरीब हैं और गरीबी की रेखा से नीचे हैं। 25% में मिडिल क्लास भी हैं, अपर मिडिल क्लास भी हैं, रिच भी हैं, वेरी रिच भी हैं। तो 25% की वजह से 75% हिंदुस्तानियों का घर परिवार चलता है, कारोबार चलता है, उनकी मजदूरियां चलती हैं। ठीक बात। 25% को आपने क्षति पहुंचाने की कोशिश की, हानि पहुंचाने की कोशिश की, और 75% अपने आप इफेक्टिव हो गए। एक चीज और सर कहना चाहता हूं, नोटबंदी के जो रीजंस उन्होंने दिए थे वो ये दिए थे कि काले धन को हम लेकर आएंगे लगभग 3 से 4 लाख करोड़। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो फेक करेंसी चल रही है, जो डुप्लीकेट करेंसी है, उस पर लगाम लगेगी। तो मैं खाली आपसे, और तीसरा उन्होंने कहा था कि आतंकवाद पे इस पे लगाम लगेगी। ना तो सर आतंकवाद पे लगाम लगी, उसी तरह से आतंकवाद चल रहा है। फेक करेंसी के बारे में नोटबंदी के 4 महीने के बाद बेंगलोर में नए वाले 2000 रुपए के नोट कई जगह पकड़े गए थे। केवल बेंगलोर नहीं, कई जगह पकड़े गए थे, चंडीगढ़ में भी पकड़े गए थे, कई जगह पकड़े गए थे। यस जी, वही मैं कह रहा हूं कि 3 महीने बाद ही फेक करेंसी आ गई। और तीसरी बात आपने कहा था कि हम काला धन जो लोगों के पास है वो लेकर आएंगे। आपने आज तक बताया ही नहीं कितना आया है। सर फेक करेंसी आप बंद नहीं कर पाए, आतंकवाद बंद नहीं कर पाए, आप ब्लैक मनी लेकर नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि आपने जिन रीजन वकार भाई वादा किया था कि हम साबित कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से आपकी बात दुरुस्त, आपकी बात दुरुस्त। मैं सिर्फ एक सवाल सारे मित्रों से पूछ रहा था, राजेश भाई से भी पूछा, जगदेव जी से भी, आपसे भी, वो सवाल रिपीट करके फिर चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। मैं मान लूं बहुत खराब निर्णय था, मान लिया, मैं तो तटस्थ बीच में खड़ा हूं, ना इधर ना उधर। बहुत खराब निर्णय है, किसके लिए? जनता के लिए। निर्णय तो जनता ही पे लागू होता है। जनता ने उस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया उस अंदाज में? लाख टके का सवाल ये। मैं फिर कहता हूं, गुजरात को रेफरेंडम मान ले, हिमाचल छोड़िए छोटा राज्य, गुजरात को मान ले। मैं सर जवाब दे रहा हूं। शुरुआती दौर एक मिनट शुरुआती दौर था। सर मैं जवाब दे रहा हूं, सर मैं जवाब दे रहा हूं। तो मानना पड़ेगा ना। देखिए चुनाव की वजह से किया गया था। जगमोहन जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। शुरुआती दौर जगमोहन जी मुझे बोलने दीजिए। अब मालूम पड़ रहा है जब साल भर हो गया है। मुझे बोल तो लेने दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, मैं इसको मानता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, मैं बता रहा हूं आपको, 1 रुपया गैस सिलेंडर पे बढ़ाया गया था, 1 रुपया। और उसके बाद स्मृति ईरानी
15-20 सिलेंडर लेकर और प्याज और टमाटर लेकर और आलू लेकर सुषमा स्वराज सड़कों पर निकल आई थी और 15 दिन तक इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। 98 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिए गए, विपक्ष की आवाज नहीं निकल रही है। देखिए नोटबंदी को इस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं, ये तो विपक्ष जाने सत्ता पक्ष जाने। असीम भाई, वकार भाई, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। ये अपने अपने रणनीतिकार बदले। मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन जी, मैं तो गांव का आदमी, बुनियादी बात करता हूं। मेरे गांव में राशन की दुकान पर राशन नहीं मिले तो चंद्रमोहन जी कोई भाषण दें, जगदेव जी कुछ भी भाषण दें, बकार भाई कुछ भी भाषण दें, राजेश भाई कुछ भी भाषण दें, मैं तो मानूंगा नहीं किसी की, क्योंकि मैं झोला लेके गया, वहां राशन नहीं मिला। मैं किसी अखबार के विज्ञापन को नहीं मान सकता जीवन में। मैंने इमरजेंसी का उदाहरण दिया, लोगों ने कष्ट भोगा तो कांग्रेस के तमाम प्रचार के बाद के अनुशासन पर्व, मुझे याद है विनोबा जी ने कहा था, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, विनोबा जी भारत की विभूति थे, लेकिन उन्होंने कहा था अनुशासन पर्व है आपातकाल। जनता ने क्या परिणाम दिखाया? जो हम संविधान में कहते हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हम भारत के लोगों ने तो उसको खारिज किया। क्या लोकतंत्र में कोई भी बड़ा सरकारी निर्णय, उसकी कसौटी जनादेश नहीं है? चंद्रमोहन जी, अमिताभ जी बिल्कुल सही है। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अमिताभ जी बहुत अच्छा आप लगातार विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टियां विरोध के लिए विरोध कर रही हैं। उसमें जनमत के सामने, जनता के सामने, जनमत के सामने जो सम्मान का भाव रखना चाहिए वो नहीं रख पा रही हैं। अमिताभ जी, आपको खूब अध्ययन करते हैं आप लगातार। जिन देशों ने भारत से पहले नोटबंदी की और हमारी नोटबंदी के बाद में भी नोटबंदी हुई, उन देशों ने नोटबंदी को वापस लिया, लेकिन भारत के जनमानस ने इसके साथ में खड़े होकर जिस समय पर ये नोटबंदी हुई नवंबर में, उसी के 2-3 दिन बाद मुझे याद है मुरादाबाद में हमारी रैली थी, प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, हमको सबको चिंता हो रही थी कि क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, मेरे 22 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों ने उस पर अपना समर्थन दिया और लगातार लोगों ने बोला, लगातार बोला, राहुल जी बोले, अखिलेश जी बोले, सब लोग बोले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनमत दिया। और जब आप कह रहे हो कि गुजरात के जनमत को, तो भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, तो सही में दूरगामी परिणाम होंगे। दूरगामी परिणामों के लिए ये नोटबंदी की गई और ये साहसिक निर्णय था। इसके लिए मैं देश की जनता का आभार करता हूं कि देश की जनता खड़ी हुई इस निर्णय के साथ में, क्योंकि देश की जनता त्रस्त थी। देश की जनता ये भूली नहीं है कि जब भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं और गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं, 1 रुपए भेजने पर, ये खूब बोलते थे, स्वीकृति थी। आखिर इस स्वीकृति को कहां रोका जाए, इसको रोकने का साहस नरेंद्र भाई मोदी ने किया, इसका जितना अभिनंदन किया जाए। अगर हमने उसमें जो जनता की भावना के अनुरूप जो बातें आई, उसको माना, स्वीकार किया, उसमें परिवर्तन किया, लगातार कोई एक दिन में नहीं हुआ, जनधन खाते खोले, एक प्रक्रिया पूरी हुई। यह इतना साहसिक निर्णय था। हमको तो व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है, हम तो व्यापारियों की पार्टी होने के बाद में भी हमने नोटबंदी करने का साहस किया, क्योंकि हमारे सामने एकदम मॉडल स्पष्ट था। अमिताभ जी, वो मॉडल था कि हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक। चंद्रमोहन जी, एक ब्रेक लेना है। चंद्रमोहन जी, ब्रेक लेना है। ठीक, चंद्रमोहन जी, ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत जी, एक छोटा सा सवाल आपसे ले लूं, फिर ब्रेक पर जाइए। जब नोटबंदी लागू हुई तो मैंने भी तमाम सवाल उठाए और मेरा मानस यह था कि शायद बहुत अच्छा फैसला नहीं, लेकिन लोकतांत्रिक धारणा के तहत मैंने जरूर बात रखी कि मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखूंगा। 22 करोड़ की आबादी क्या निर्णय देती है, उस निर्णय के साथ मेरा निर्णय होगा। क्या संसदीय लोकतांत्रिक जीवन में जनादेश से बड़ा कोई बैरोमीटर हो सकता है? वाकई अमिताभ जी, इससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता। और तमाम जो विपक्ष में बैठे लोग थे, उन्होंने भी उस दौर में इसी बात को मुद्दा बनाया। वो बार बार जनता की परेशानी का हवाला देते रहते थे, जबकि जनता उस वक्त भी, जब तमाम हमारे सहयोगी ग्राउंड पर उतरते थे, तब जनता बार बार कहती थी कि ये स्वीकार है उन्हें
भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। बहरहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, महाबहस आगे भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं महाबहस के साथ और लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नोटबंदी को लेकर जो विरोध और समर्थन के स्वर उठ रहे हैं 1 साल बाद, उसमें कितनी बात सही है और कितनी बात तर्क से परे है। इस महाबहस को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। तमाम खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, पास और फेल वाले पैमाने पर तौलना कितना सही है नोटबंदी, क्योंकि स्वीकार तो किया है जनता ने। देखिए, मैं प्रशांत की बात कहूंगा, पास या फेल एग्जामिनर केवल जनता है। न मैं एग्जामिनर हूं, न चंद्रमोहन जी एग्जामिनर हैं, न वकार भाई हैं, न राजेश जी हैं, न जगदेव जी हैं। हम लोग वकील हो सकते हैं मुकदमे के, जज नहीं। जगदेव भाई, आप पुराने राजनेता हैं, एक उदाहरण याद दिलाता हूं। इस देश में 2 बड़े फैसले एक ही दौर में हुए, इंदिरा जी ने लिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, इस देश का सारा धनिक वर्ग उनके खिलाफ हो गया, और राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स बंद कर दिए, तो सारे राजा महाराजा उनके खिलाफ हो गए। चुनाव आया, चुनाव में भारत ने अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति की और इंदिरा जी के दोनों निर्णयों पर मोहर लगाई। तभी ना आज हम लोग कहते हैं कि वो निर्णय ठीक थे, और इमरजेंसी को कहते हैं कि वो गलत निर्णय था। तब वही पैमाना नोटबंदी के लिए क्यों नहीं, जगदेव जी? देखिए, देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, गरीब ज्यादा है, अमीर कम है। और यही सवाल यहां उठा, यहां गरीब अमीर के सवाल पैदा करके ही इस तरह की भाषा पर इस्तेमाल किया गया। गरीब ही आस लगाए बैठा था कि नोटबंदी होने के बाद, काला धन वापस आने के बाद हमारा भी भला होगा, हमें भी रोजगार मिलेगा, हमारे खातों में जो जनधन योजना उसमें पैसा आएगा, ये उम्मीद थी। जगदेव भाई, आपके मुताबिक गरीब कोई आस पूरी नहीं हुई। जगदेव जी, आपके मुताबिक गरीब की आस पूरी नहीं हुई। 1 मिनट यहीं ठहरिए। तो जब आस पूरी नहीं हुई तो उसका गुस्सा, सुनो ना भाई, उसका गुस्सा गुजरात में दिखना चाहिए ईवीएम में। आपके मुताबिक अगर मैं सच मान लूं कि गरीब को ठेस लगी तो वो गुस्सा दिखना चाहिए ईवीएम में। देखिए, ये भी आप जानते हैं कि नोटबंदी से जो भ्रष्टाचार बढ़ा बैंकों तक में, ये भी आपको मालूम है, गुजराती लोगों को रखा गया। जब मेरा प्रश्न उस पर माफ करिए जगदेव भाई, असीम वकार साहब, मेरा वही बुनियादी सवाल दिखना चाहिए। किसी के पक्ष में ना विपक्ष में, उत्तर प्रदेश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर जनता को कष्ट हुआ है तो जनता अपने कष्ट का प्रदर्शन, अपनी नाराजगी, अपना क्रोध जनादेश के जरिए जताएगी या नहीं? बकार भाई, कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, कोई राज्य हो। नहीं, बिल्कुल मैं एक बात कह रहा हूं, सर, बिल्कुल जताना चाहिए, सर, बिल्कुल जताना चाहिए, आप सही जताना चाहिए और जताएंगे भी। मैं समझता हूं कि 1 साल में 2016 और 2017, इस 1 साल में हिंदुस्तान में जितने कारोबार और बिजनेस बंद हुए हैं पिछले 50 साल में नहीं हुए हैं। सर, इस बात का रिसर्च कर लीजिए, आप भी बेहतर जानते हैं। जो जमीनों के कारोबार थे और जो कंस्ट्रक्शन के कारोबार थे वो लगभग खत्म हो गए हैं। पूरे हिंदुस्तान से मजदूर वापस आ रहे हैं। गुस्सा दिखना चाहिए ना जनादेश में, वकार भाई, गुस्सा जनादेश में दिखना चाहिए। सर, फिर सारी इंडस्ट्री, वही तो मूल सवाल है। रोजगार बंद, सर, मैं आपसे कह रहा हूं, सर, मैं आपसे, समय आने गुस्सा दिखेगा ना, आप इंतजार कीजिए ना। जगदेव जी से बुलवा लीजिए। जगदेव जी, आपको रुकना होगा। जगदेव जी से बुलवा लीजिए, ज्यादा बेहतर बोलेंगे। जगदेव जी, रुकना होगा। जगदेव जी की आवाज बंद करिए। जी असीम भाई, बकार भाई। और नहीं, जी देखिए, मेरा मानना यह है कि बहुत कम वक्त में हम लोग को अपनी बात कहना है। मैंने आपसे अभी एक बात यह कही थी कि 1 रुपया गैस सिलेंडर पे भरा गया, बढ़ाया कांग्रेस ने, तो 15 दिन तक के सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी और तमाम
जो भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की याद है? औरतें थी, वो पूरे You are very हिंदुस्तान में right. सड़कों मुझे पर याद रही। है, मुझे याद है। 98 रुपए बढ़ा दिए गए। हाँ? एक भी दिन प्रदर्शन नहीं हो रहा है जनता के बीच में। जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं तो तो जनता आप जाने लोग की क्यों नहीं कैसे? कर रहे प्रदर्शन? दूसरी बात मैं आपसे वकार कह रहा हूं भाई, कि आप देखिए रिलायंस बंद क्या हो आप ये चंद्रमोहन से अपेक्षा करते हैं कि वो मैं प्रदर्शन पूछ रहा हूं, करें अपनी सरकार मैं के पूछ रहा हूं खिलाफ? आपसे। ये आपको करना चाहिए था, सर मैं तो यहाँ बैठ ये राहुल जी को करना चाहिए था, हमें करना बहन चाहिए, जी हम को सब करना को चाहिए करना था, चाहिए, लोगों के ममता बीच जी को जाना करना चाहिए चाहिए, था। राहुल जी को करना चाहिए, अखिलेश जी को कहाँ करना हैं? चाहिए। तो फिर ये दूसरों पर मत हम डालिए, लोगों ने किया, आपको करने सर, हमने लायक किया। मामला है। जो हमारी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, सर जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है, हम उससे कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपसे दूसरी बात, सर रिलायंस बंद हो गई, रिलायंस ने लोगों को ठगा। सर रिलायंस मोबाइल बंद हो गई, रिलायंस ने लोगों को ठगा। सर बिना पैसे वापस दिए, बिना प्रायर नोटिस पर हिंदुस्तान में कंपनी बंद हो रही है। जनता के विरुद्ध निर्णय होगा तो जनता उसमें अपना मत जनादेश में व्यक्त करेगी। राजेश जी, वही बुनियादी सवाल, अगर इतना बड़ा निर्णय जिसने देश की सारी आबादी को हृदय से छुआ, सारी आबादी जिसके जद में आई, प्रभावित हुई सीधे सीधे, उस निर्णय पर जनता अपना मत जनादेश के लिए दिखाएगी ना, और तो कोई रास्ता नहीं ना। 1.25 अरब लोगों को चिट्ठी भेज के राय तो ली नहीं जा सकती। आपकी बात पूरी मैं सुन रहा था और सारे लोगों की बात मैं सुन रहा हूं। जनता जरूर अपना गुस्सा दिखाएगी आने वाले समय में। ये एक त्रासदी थी नोटबंदी, ये कानूनी रूप से लोगों के जेब में डकैती की गई सरकार के द्वारा। और आप जब बार बार चुनाव के रेफरेंडम की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के किसी चुनाव में तमाम सारे इश्यूज पे चुनाव होते हैं, अकेले नोटबंदी एक इशू नहीं हो सकता। इमरजेंसी का जिक्र आप कर रहे थे, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी में 77 में जिस तरह चुनाव डिक्लेयर हुआ और लोगों का गुस्सा जो सड़क पे दिखाई पड़ा, आप देखिएगा 2019 में चुनाव के 6 महीने पहले उससे ज्यादा गुस्सा हिंदुस्तान में पहली बार दिखाई पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इस बार नोटबंदी हुई है, ये आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। कितने बड़े बड़े हिंदुस्तान के उद्योगपति जो गुजरात के थे, उनके नोटों को लगातार बदला गया, और जो गरीब आदमी लाइन में खड़ा रहा 2-2 महीने 3-3 महीने, जिसके घरों में शादियां नहीं हो पाई, लोगों की मौतें होती चली गई, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। आज आप पता लगाइए कितने नौजवान बेरोजगार होकर घर वापस चले आए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। राजेश भाई, लोगों को नौकरी, कई हादसे मैंने भी देखे, नौकरी नहीं मिल रही है, कई हादसे मैंने भी देखे, कानूनी मैंने भी एक पत्रकार के नाते उन घटनाओं को देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश मैं की वही बात कर रहे थे। राजेश भाई, एक मिनट अग्निहोत्री जी, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जो बात आपने शुरू में कहा था, मैं 1 मिनट समय दीजिए। जो आपने उत्तर प्रदेश की बात कहा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़ा इशू जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो सांप्रदायिकता को बनाया था। सांप्रदायिकता और जात, इन दोनों का गठजोड़ करके इन्होंने चुनाव लड़ा था। आप क्या कर रहे थे उस चुनाव में? ये जीते आपकी थे। पार्टी क्या कीर्तन कर रही थी राजेश जी? अरे आपकी पार्टी क्या कांग्रेस पार्टी क्या संन्यास लिए हुए थी? आपकी पार्टी ने जो इशू बनाया वो इशू क्यों नहीं बन पाया? नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी कभी जात की बात नहीं कर सकती, कांग्रेस पार्टी कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं कर सकती। आप गुजरात के रेफरेंडम की बात कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपकी पार्टी ने किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा? एक बार मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। अकेले हमको इतिहास मत बताइए मित्र। अकेले गुजरात की बात मैं कर रहा हूं। मैं 19 के लोकसभा के भी चुनाव की बात कर रहा हूं। आप देखिएगा अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कभी मानेंगे कि आने वाले 10 साल राजेश भाई का असर दिखाई पड़ेगा। जिस तरह जीएसटी, अरे 100 साल मान लो। प्लीज बड़े आप मैं क्या कह रहा हूं, 19 को रेफरेंडम मानेंगे? जो है पत्रकार है, 19 को रेफरेंडम अपनी बात कर राजेश भाई, 19 को रेफरेंडम होगा। नहीं 19 को रेफरेंडम मानेंगे? गुजरात भी रेफरेंडम होगा। मानेंगे दिल से? बिल्कुल मानिए, आप गुजरात को भी मानिए, उसके बिल्कुल दिल से मध्य प्रदेश राजस्थान को भी मानिएगा गुजरात के बाद। और मैं कह रहा हूं नया तर्क ले आते हो, मुश्किल ये है। ठीक राज भाई। चंद्रमोहन जी, मैं राजेश मिश्रा की बात का मैं राजेश मिश्रा जी की बात का सम्मान करता हूं। कब्जा तो नहीं का है। नोटबंदी पर भारत की, जगदेव जी लगातार मत बोलिए, नोटबंदी पर भारत की समग्र राय के लिए
हम 2019 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को जनादेश माने, रेफरेंडम मानेंगे, जनमत संग्रह, तब एक निर्णायक राय बनाएंगे कि भारत की महान जनता ने इस निर्णय को स्वीकार किया या अस्वीकार किया। चंद्रमोहन जी, दुरुस्त बात, ठीक है? नहीं, हाँ या ना, स्वीकार है कि नहीं? क्योंकि ना भी स्वीकार हो तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जी जी, ये विकल्प बिल्कुल स्वीकार है हमको। अमिताभ जी, मैं इसमें एक और बात जोड़ूंगा। जी नहीं, मैं इसमें और जोड़ूंगा, मैं वैकल्पिक नहीं ले रहा हूं, मैं तो और जोड़ रहा हूं कि नोटबंदी के बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, एक बात है। नोटबंदी के बाद में और राज्यों में भी चुनाव हुए, उड़ीसा जैसे राज्यों में चुनाव हुए जहां हमारी सरकार नहीं थी, पंचायत के भी चुनाव हुए, गांव के चुनाव हुए, वहां हम विजयी हुए। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां हम विजयी हुए। नोटबंदी के बाद में देश में जहां जहां चुनाव हुए, जनमत हमारे साथ है। अभी राजेश जी लड़खड़ा गए जब आपने कहा गुजरात को क्या मानोगे क्या नहीं मानोगे, तो मुझे तो अच्छा लगा कि राजेश जी ने मान लिया कि गुजरात में हम जीत रहे हैं। नहीं, मैं लड़खड़ा, प्लीज मैं लड़खड़ाया नहीं, मैं तो कह रहा हूं 2019 के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश भी आ जाइए। अरे आप मध्य प्रदेश की, अरे राजेश जी आप सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं, सुन लीजिए आप। राजेश मिश्रा बीच में नहीं बोला हूं मैं, आप सुन लीजिए, उनका अवसर है, आप सुन लीजिए मेरी बात को। आपके बीच में नहीं बोला हूं मैं। नहीं, मैं भी बीच में नहीं बोल रहा हूं। सुन लीजिए ना, आप अपनी बात पे बोलिए। कहा ना कि बीच में मत बोलिए, आपने कहा गुजरात पे लड़खड़ा गए, मैं कह रहा हूं राजस्थान मध्य प्रदेश भी आ जाइए। बीच में मत बोलो आप। अरे लड़खड़ा गए हो भाई, स्वीकार करो आप। लड़खड़ा गए हो, स्वीकार करो, ये बाहें मत समेटो, आराम से सुनो अपनी बात। अरे आज जनता, अमिताभ जी से सीखो आप। हमारी और अमिताभ जी की जब नोट, अरे सुन लीजिए, आप सुनते नहीं हो, बोलते रहते हैं, आप सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, क्यों नहीं सुन रहे आप? कहिए चंद्रमोहन जी, आप अपनी बात, आप अकेले बोलते रहिए, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये। अमिताभ जी, नोटबंदी हुई, कौन बोल रहा है और मेरी चर्चा हुई, नहीं मैंने कभी व्यक्तिगत चर्चाओं को सार्वजनिक नहीं किया। आपने नोटबंदी के बारे में बोला, नोटबंदी के बारे में आपने बोला और हमारी आपकी चर्चा हुई। आपने आशंका व्यक्त की कि ये कहीं आपातकाल जैसा ना हो जाए, आपने आशंका व्यक्त की थी। और उत्तर प्रदेश की आपने खुद स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर मोहर लगाई कि नोटबंदी के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के गरीब, उत्तर प्रदेश के पिछड़े, उत्तर प्रदेश के मजदूर आए हमारे साथ। मैं कह रहा हूं उड़ीसा के आए। आज पूरे देश भर में हमारा लगातार जनादेश बढ़ा है। तो क्यों बढ़ा है? आज गुजरात का चुनाव है और देखिए, संसदीय लोकतंत्र में जनता ही तय करेगी कि कौन सा मुद्दा सही है, कौन सा गलत है। आप कब्रिस्तान की दीवार बनाओगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी, लगातार भुगतनी पड़ेगी। आप जाति की राजनीति करोगे, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। आप मजहब की राजनीति करोगे, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। और विकास की राजनीति होगी तो आगे बढ़ेगी। हम जनमत खाते खोल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार देश आगे जा रहा है। चंद्रमोहन जी, ठीक बात है, ठीक बात, ठीक बात, विरोध करते रहिए जी, ठीक, आप विरोध के लिए विरोध करते रहिए। आपने लगातार, राहुल जी, अखिलेश जी ने लगातार बोला, राहुल जी अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए साइकिल के कैरियर पर तक जाके बैठ गए। उनको पता था कि क्या होने वाला है। अरे आप आज चंद्रमोहन जी, ठीक है, राजेश मिश्रा जी, एक प्रश्न आया, ठीक है चंद्रमोहन जी, आगे बात। राजेश मिश्रा, एक प्रश्न उठाया असीम बकार ने, फिर असीम बकार ने कहा मैदान में कि कांग्रेस के समय में सिलेंडर का 1 रुपया बढ़ता था तो भाजपा वाले विरोध करते थे। सुनिए, आज जो विपक्ष है, सुनिए, उत्तर प्रदेश को छोड़िए, मैं बनारस की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन चल रहा है और आज प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन में बनारस में पहले मेयर जिता दीजिए, आप बनारस में पहले आइए, आप दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में आ जाइए और आपको समझ में आ जाएगा क्या है। समाजवादी पार्टी जितना कर दिया है, आप भी नहीं पा रहे हैं। सुनिए, विकास का विधानसभा के चुनाव में आपके प्रधानमंत्री जी अपने निर्वाचन टाइम पड़ गया, 3 दिन पैदल हो गया, 3 दिन, और जनता ने देखा किस तरह वो घूमे। आज ताजमहल की बात करते हैं, मंदिर की बात मैं कह रहा हूँ बनारस लीजिए, बाकी छोड़िए। आप 15 को छोड़िए, पहले बनारस में आ जाइए। प्रधानमंत्री जी वोट मांगेंगे, आपको पहले बनारस में हम आप सभी को रोकूंगा, समय खत्म होने आ रहा है, आप सभी को रोकूंगा। अमिताभ जी, आपकी आखिरी टिप्पणी क्या होगी? आज जिस तरह से जिन दलीलों को आपने रखा,
शायद विपक्ष उन दलीलों को नहीं समझ रहा, वो जनादेश को नकार रहा है और वहीं दूसरी ओर असर की बात कही जा रही है। देखिए, मैं तो मूल बात पर रहता हूं, पार्लियामेंट के निर्णय को मानो ना मानो आपकी समझ, सरकार के निर्णय को मानो ना मानो आपको आजादी, लेकिन नहीं, अब आप असीम बकार समझ नहीं, लेकिन भारत के जनता के निर्णय को स्वीकार करो या ना करो ये विकल्प नहीं है। अगर राजनीति करनी है तो मानना ही पड़ेगा उस निर्णय को। एक बात मैं कहता हूं, गुजरात को, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबको रेफरेंडम मानो इस बड़े इशू पर, चूंकि इशू बड़ा है, और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय को भी इसमें रेफरेंडम मानो। विधानसभा चुनाव के 7 महीने बाद, 8 महीने बाद नगर निकाय है, उसको भी मानिए, उसमें भी बड़ी संख्या वोट कर रही है, छोटी आबादी नहीं जो वोट करने जा रही है, बड़ा नंबर है, उसको भी मानिए, लेकिन ईमानदारी से फिर नतीजों के दिन तक अपनी बात पर टिकिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, फिर मत भागिए गली में, हिम्मत से कहिए और हिम्मत से सच का सामना करिए कि हां भाई हमारी बात सही निकली या हमारी बात गलत निकली। ये गोल गोल जलेबी मत बनाइए। ये मूल प्रश्न है शुचिता का और नैतिकता का। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि हां हम रेफरेंडम चाहते हैं तो ठीक है, 19 तक जितने चुनाव हो वो भी रेफरेंडम, और 19 में लोकसभा चुनाव हो वो भी रेफरेंडम। भारत का इतना बड़ा फैसला है, ठीक बात है, रेफरेंडम उस पर आना चाहिए जनादेश के जरिए, लेकिन उसको स्वीकार करिए। फिर ये तर्क नहीं चलेगा, भाजपा अगर हार जाए तो भाजपा कुछ झूठ मूठ की कहानी ले आए तो नहीं चलेगी, या कांग्रेस नहीं अच्छा कर पाए तो कांग्रेस के भाजपा वालों ने बरगला लिया, ये तर्क नहीं चलेगा। इस देश को कोई बरगला नहीं सकता। बरगलाने की हैसियत किसी की होती तो 77 में इंदिरा जी नहीं हारती। इसलिए यह तर्क फिर मत दीजिएगा। हां, इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से सरकार है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। नोट, जो मैंने शुरुआत में कहा था, नोटबंदी की कड़वी दवा इस देश ने पी ली। सरकार के निर्णय के साथ खड़ा हुआ मुल्क। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जवाबदारी है कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिले। थाने में, स्कूल में, अस्पताल में छोटी छोटी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, उसको भ्रष्टाचार के कुचक्र में नहीं फंसना पड़े। जनता ने एक गिफ्ट दी आपको, अब जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के रूप में आप उसको ये रिटर्न गिफ्ट दीजिए, तब जनता का बलिदान सार्थक होगा। मैं इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कहे, कई जाने गई इस प्रक्रिया में, कई लोग दिवंगत हो गए, लाखों परिवारों ने भयंकर कष्ट झेले, बहुत सारे परिवारों में शादियां प्रभावित हो गईं, लेकिन फिर भी इस देश में एक गजब की तासीर। और मुल्क होता तो क्या बवंडर होता। धीरे 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 भगवान शिव की तरह स्थिर हो गया यह देश। लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार की बढ़ जाती है। यह जिम्मेदारी केवल शुक्रिया कहने भर से नहीं पूरी होगी चंद्रमोहन जी। अब भ्रष्टाचार मुक्त थाना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सड़क निर्माण चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त स्कूल में एडमिशन चाहिए। आपने जो कहा देश ने किया, अब जो देश कह रहा है वो आप करिए। और मैं अंत में एक बात कहूंगा, विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए तो दोष दूसरे को नहीं देना चाहिए। असीम वकार ने कहा कि मनमोहन सिंह के समय में 1 रुपया बढ़ता था तो भाजपा के सारे बड़े नेता सड़क पर उतर आते थे। आज जो लोग विपक्ष में वो लोग क्यों नहीं उतरते? इसमें किसका दोष? इसमें किसका दोष? ना तो जनता का दोष, ना भाजपाइयों का दोष। आपको किसी ने रोका है उतरने से? नहीं ना। क्यों नहीं उतरते? आप एसयूवी से क्यों नहीं उतरना चाहते सड़क पर? आप भी सिलेंडर लेके उतरिए, अमीनाबाद में, हजरतगंज में, कबीर चौरा में आइए उतरिए। किसी ने रोका है क्या? आपने कभी सुना बहन जी ने किसी प्रदर्शन का नेतृत्व किया हो? 4 बार मुख्यमंत्री रही है वो इस प्रदेश की, 4 बार। भारत के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही है।
आपने कभी सुना कि उन्होंने किसी धरने को, मार्च को, प्रोसेशन को लीड किया हो, लखनऊ में ही सही? उनके पास एनएसजी सिक्योरिटी है, सुरक्षा का कोई संकट नहीं, सर्वोच्च सुरक्षा हासिल है। क्या कभी सुना आपने? उसका भी दोष जनता पर डालेंगे क्या कि जब चुनाव आएगा तब एक लाइन बोल देंगे कि भाजपा वालों ने जनता को ठग लिया? अरे ठग लिया तो इनको जनता सबक क्यों नहीं सिखा रही? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। इसीलिए मैंने इंदिरा जी के दो बड़े उदाहरण रखे थे जिनको इस देश ने एक को पसंद किया, एक को रिजेक्ट किया। अंतिम तौर पर स्क्रीनिंग जनता ही करेगी मित्र, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। आप अपने मुकदमे की पैरवी अच्छे से करिए। कांग्रेस से कहूंगा, सपा बसपा और बाकी पार्टियों से कहूंगा, आप अदालत में, जनता की अदालत में पैरवी ही लचर करते हो। अगर पैरवी मजबूत हो तो शायद उम्मीद कुछ बन सकती है, अन्यथा इस अंदाज से पैरवी से तो उम्मीद नहीं बनती। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अमिताभ जी आपका। तमाम खास मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महाबहस में शामिल होने के लिए। और महाबहस के इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानिए news18up.com पर, जबकि उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com लॉग इन करना ना भूलें। नमस्कार।